रेडी। मैं लक्की साहू, फाउंडर डायरेक्टर यूनिक एकेडमी। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव चंद्राकर, फाउंडर डायरेक्टर यूनिक एकेडमी। और आज हमारे साथ बैठे हुए हैं सीजीपीएससी 2019 की परीक्षा में अपनी सफलता के झंडे गाड़ने वाले नीरनिधि नंदेहा। जी हाँ दोस्तों, नीरनिधि ने न केवल इस परीक्षा में अपनी सफलता को सिद्ध किया है, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में पहला स्थान भी प्राप्त हुआ है। तो आइए हम इनकी सफलता की कहानी जानते हैं इन्हीं की जुबानी, और आगे का कुछ समय इनसे लेते हुए हम अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पर मार्गदर्शन इनके माध्यम से करेंगे कि इन्होंने किस प्रकार से तैयारी यहाँ पर शुरू की, कैसा इनका सफ़र रहा, किस प्रकार से इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी अपनाई और फाइनली ये सफलता पाई हुई है। तो नीरनिधि जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो। जी, आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, आपका जीवन मंगलमय हो। थैंक यू सर। मीर जी, आपका मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा। जी कि आप इस जर्नी में कैसे कैसे समय बिताए, कैसे कैसे आपके साथ में क्या क्या हुआ, है ना। नीर जी, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा है और आपके फैमिली में कौन कौन है? जी, एजुकेशन बैकग्राउंड में बीटेक करी है मैंने सिविल इंजीनियरिंग से, एनआईटी रायपुर 2017 बैच का पास आउट हूँ मैं जी। और एजुकेशन काफ़ी नॉर्मल रही है जी। पिताजी का ट्रांसफ़र होता रहता था, तो मेरी प्राइमरी एजुकेशन जगदलपुर में हुई है जी। फिर मेरी स्कूलिंग जितनी बची थी क्लास 7 से 12 डीएवी बिलासपुर में हुई है जी। और ग्रेजुएशन रायपुर में हुई है जी। तो 18, 20, 22 साल होते तक रायपुर के 5 संभाग में से 4 संभाग में लगभग मैं रह चुका हूँ, क्योंकि 6 महीने में दुर्ग भी गया था जी। और बाकी जो सीजीपीएससी की जर्नी है वो ग्रेजुएशन के बाद ही स्टार्ट हुई थी 2018, जनवरी 2018 से मैंने स्टार्ट करी थी सीजीपीएससी की प्रिपरेशन। तो फाइनली अब वो जर्नी एक बहुत हैप्पी एंडिंग में आ रही है, तो काफ़ी खुश महसूस कर रहा हूँ मैं। बहुत बढ़िया। फैमिली बैकग्राउंड कैसा है नीर जी? पिताजी, मम्मी, जी, पिताजी शासकीय सेवा में है, प्रोफेसर है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में। माता जी गृहिणी है, एक बड़ी बहन है और एक छोटा भाई है परिवार में। जी। नीर जी, आप टेक्निकल बैकग्राउंड होने के बाद में भी आपने सिविल सर्विस को चूज़ किया जी। तो ऐसा क्या कारण था, क्या रीज़न था कि आपने सिविल सर्विस को आगे बढ़ना चाहा? आप टेक्निकल थे तो आप एचडीओ ही बन सकते थे, इंजीनियरिंग से हम भी जा सकते थे, बट आपने सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की ओर आना पसंद किया। तो आप अपना आइडियल पर्सन किसको मानते हैं, या इस फील्ड में आने का रीज़न क्या था आपका? जी, इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, लेकिन जैसे जैसे ग्रेजुएशन हुई उसके बाद मैं डिसीज़न ले रहा था कि टेक्निकल फील्ड्स में कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। उसी टाइम ऐसा हुआ था कि हमारे एक परिचित में बहुत अच्छी रैंक लाई थी, एक परिचित ने, तो उन्होंने 3rd रैंक सिक्योर करके डिप्टी कलेक्टर के पद पे चयनित हुई थी। तो उसी टाइम से कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में था कि ये भी एक अच्छा करियर ऑल्टरनेटिव हो सकता है। फाइनली ग्रेजुएशन के 2-3 महीने के बाद भी मैंने डिसाइड नहीं किया था कि अब क्या करना है। फिर फाइनली मैंने जब डिसाइड किया कि अब मैं शायद टेक्निकल फील्ड परसू नहीं करूँगा, उसके बाद फिर मैं सीजीपीएससी की तरफ आया। जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नीर जी, आप पहली प्रयास में और पहली बार आपने मेंस दिया है सीजीपीएससी 2019, और पहली प्रयास में नीर जी आपने स्टेट में टॉप किया है। शायद छत्तीसगढ़ के इतिहास में तो ऐसा पहली बार सुन रहा हूँ कि पहली बार मेंस दे और पहली बार में स्टेट टॉप 1st रैंक सिक्योर करे। तो नीर जी, इसका मूल मंत्र क्या है कि आपने छत्तीसगढ़ में टॉप किया, वही 1st रैंक आपने होल्ड किया है? जी, देखिए इसमें लक फैक्टर काफ़ी होता है। जो भी टॉपर होते हैं जिनकी सिंगल डिजिट आती है, रैंक 1 से लेके जितने लोग भी पोस्ट उठाते हैं सबके सब बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन होता है किसी की किस्मत ज़्यादा अच्छी होती है, किसी की कम होती है। तो बेसिकली ये हुआ था कि ये मेरा 2nd अटेम्प्ट था। 2018 सीजीपीएससी में मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। तो जो मेन मूल मंत्र जो रहा पूरे जर्नी भर में, वो यही रहा कि मैं मेन सेंट्रिक प्रिपरेशन करी मैंने। और उसके कारण 2018 में जब मेरा क्लियर नहीं हुआ प्रीलिम्स, तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे। एक जो यूजुअली स्टूडेंट करते हैं वो अपना प्रीलिम्स स्ट्रॉन्ग करते हैं, और दूसरा रास्ता जो थोड़ा सा अनकन्वेंशनल था, लेकिन उस टाइम पे मुझे लग रहा था ये बिल्कुल सही डिसीजन है, वो ये था कि प्रीलिम्स क्लियर भले ही ना हुआ हो, लेकिन मैं मेंस में पूरी ताकत लगाऊंगा। तो 2018 के प्रीलिम्स क्लियर नहीं होने के बावजूद मैंने मेंस की अपनी जर्नी जारी रखी, टेस्ट सीरीज़ लगाई, और शायद उसी का रिजल्ट है कि पहले ऑफिशियल मेंस जब मुझे 2019 का प्रीलिम्स क्लियर हुआ और मेंस देने का मौका मिला, तो बहुत अच्छे नंबर सिक्योर कर पाया मैं मेंस में। जी, बहुत अच्छा नीर जी। मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से और यूट्यूब चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे
साथ ही जितने भी नौजवान स्टूडेंट जो देख रहे हैं, नीर जी को सुन रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, अभिनव सर को सुन रहे हैं, मैं चाहूँगा नीर जी ने जिस प्लेटफॉर्म को यूज़ किया या जिस तरीके से अपना तैयारी इसने किया है, नीर जी बोल रहे हैं कि पहले मैंने मेंस को फोकस किया, मेंस को जब फोकस करने के बाद में ऑटोमेटिकली प्रीलिम्स का पेपर क्लियर होने लगा और नीर जी ने 2019 में पहली बार क्या दिया, मेंस दिया और फर्स्ट टाइम में फर्स्ट रैंक होल्ड किया है। जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचल के, सरगुजा संभाग के, बस्तर संभाग के, दुर्ग, रायपुर, सभी स्टूडेंट को मैं चाहूँगा कि नीर को अपना आइडियल पर्सन मान के तैयारी स्टार्ट करें और आप लोग भी अगले बार के एग्ज़ाम में रैंक फर्स्ट लेकर आए। नीर जी, जैसा कि हम जानते हैं कि ये पीएससी की जो जर्नी होती है काफ़ी लंबी होती है, 1-1.5 साल का समय लगता है और इसमें 3 फेज होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो सबसे पहले हम आपके इंटरव्यू के बारे में जानना चाहेंगे क्योंकि ये ताज़ा घटना है, अभी लेटेस्ट आपका इंटरव्यू हुआ है कि आपको इंटरव्यू में किसका पैनल मिला हुआ था? जी, मुझे प्रोफेसर वर्मा जी का पैनल मिला हुआ था जिसमें 4 मेंबर थे। और आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन वहाँ पर पूछे गए? जी, मेरे से पूरे छत्तीसगढ़ बेस्ड और मेरे पोर्टफोलियो बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे गए। जिला, सबसे पहले ज़िले से बात हुई, उसके बाद ये क्वेश्चन आया कि रायपुर ज़िले में कितने लाइब्रेरी हैं, कौन सी सबसे बेस्ट है, कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है लाइब्रेरी में। उसके बाद ई गवर्नेंस की तरफ गए, उसके बाद गवर्नमेंट वेबसाइट के बारे में पूछा, पोर्टल के बारे में पूछा, रायपुर की विशेषताएँ पूछी, किस प्रकार से रायपुर अच्छा शहर है पूछा। उसके बाद जो सेकंड मेंबर थे उन्होंने पूछा कि रोड एक्सीडेंट प्रिवेंट करने के लिए कौन से स्टेक होल्डर्स होते हैं, फिर वहाँ पे चला। फिर एक इकोनॉमी में रोड का क्या कंट्रीब्यूशन होता है, ये क्वेश्चन आया। उसके बाद जो थर्ड मेंबर थे उन्होंने पूछा कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी, अल्बर्ट आइंस्टीन का पूरा नाम, डेंगू कैसे प्रिवेंट करना है। फिर मिशन मिलेट पे बात हुई। उसके बाद जो चौथा मैम थी, जो चौथी पैनलिस्ट थी, मैम थी, उन्होंने पूछा कि आपके नाम का मतलब क्या है। हॉबी से क्वेश्चन हुए, बैडमिंटन से, साइना नेहवाल की बायोपिक है, उसका नाम क्या है, इस पे क्वेश्चन हुए। पैरालंपिक्स और ओलंपिक्स में किसने किसने मेडल जीते, उन पे क्वेश्चन हुए। फाइनली नरवा गरुआ गुरुआबाड़ी में आप क्या नया करेंगे अगर आपको डिप्टी कलेक्टर बनाया जाता है। इस लास्ट क्वेश्चन के साथ मेरा इंटरव्यू एंड हुआ। तो फाइनली आप जैसा कह रहे हैं इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए, तो ये आपने इंटरव्यू की तैयारी कैसे की हुई थी? और इस इंटरव्यू की तैयारी जो हम मेंस के बात करते हैं कि जब हम तैयारी शुरू करते हैं प्रीलिम्स के लेवल से ही, वहाँ से जो तैयारी करते हैं वही तैयारी हमें आगे जाकर काम आती है। जी, इंटरव्यू एक ऐसा पड़ाव है जो बहुत नया था मेरे लिए, क्योंकि प्रीलिम्स के क्वेश्चंस मैंने लास्ट 10 साल के देख चुके थे, मेंस के सारे क्वेश्चन देख चुके थे, मॉक टेस्ट लगा चुके थे, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट लगा चुके थे, मेंस के मॉक टेस्ट लगा चुके थे, लेकिन इंटरव्यू का मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि कैसे करना है, कैसे अप्रोच करना है। तो मैं इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए 2-3 कोचिंग्स गए, सेशंस अटेंड किए और कुछ पीडीएफ्स मिली मुझे कॉमनली जो आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं आपके बायोडाटा से रिलेटेड, तो उसको समझा। उसके बाद सर लेकिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ लास्ट में कि जो इंटरव्यू होता है वो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड होता है और इसकी मार्किंग उससे भी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होती है। ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं, ऐसे कई मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनका ऐसा मानना था कि उनका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है लेकिन उन्हें बिलो एवरेज मार्क्स मिले। और ऐसे कई मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको लगता था उनका इंटरव्यू बहुत बेकार गया है और उनको बहुत अच्छे एक्सेप्शनल मार्क्स मिले। तो मेरा ये कहना है कि इंटरव्यू आपका पर्सनैलिटी का टेस्ट है और वहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो या तो आपसे रिलेटेड होंगे या उसके बारे में आप जानते ही होंगे। तो लास्ट में जो करंट अफेयर्स होते हैं इंटरव्यू वाले सीज़न में, जैसे अभी तालिबान का इशू चल रहा है, चाइना का इशू चल रहा था, उसके बाद नक्सलिज्म का इशू तो हमेशा से रहा है, माल न्यूट्रिशन का इश्यूज़ रहे हैं। तो ये जो मेन टॉपिक्स होते हैं जिस पे आप ऐसे प्रिपेयर करते हैं, तो वहाँ पर आपके व्यू पॉइंट जानने के लिए जनरली क्वेश्चन टारगेटेड होते हैं और आपके टेक्निकल बैकग्राउंड, आपके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और हॉबीज से क्वेश्चन जनरली उठते हैं। तो मेरा यही मानना है कि स्पेसिफिक तैयारी नहीं की जा सकती है, कोई डेफिनेट सिलेबस नहीं होता है। तो जितना हो सके आप नेचुरल रहें और जैसा आप अपने आपको एक्सप्रेस करते हैं वैसे एक्सप्रेस करिए इंटरव्यू में। अफेयर से जुड़े रहें। जी। अब फाइनली हम बात करते हैं आपके आंसर राइटिंग के बारे में, क्योंकि आपने पहले ही बताया कि मेंस की तैयारी हमें करते रहना चाहिए। तो आंसर राइटिंग के समय आपने किन किन चीज़ों पर फोकस किया जी और कैसे उसकी तैयारी की? जी, आंसर राइटिंग का अप्रोच मेरा काफ़ी बिहेवियरल था। मैं हमेशा यही सोचता था कि अगर मैं एग्जामिनर हूँ तो मैं किस टाइप के आंसर्स पढ़ना चाहूँगा। तो सबसे पहले जो डिबेट होता है, जो हमेशा मुझे लगता है कि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डिबेट है मेंस आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव में,
कि पॉइंट्स में लिखे कि पैराग्राफ्स में लिखे। तो मुझे पर्सनली ये रियलाइज़ हुआ कि अगर कोई चीज़ें सिस्टमैटिक होती हैं, पॉइंट वाइज लिखी होती हैं, तो उनको मार्किंग करना, उनका पढ़ना और उस पॉइंट्स को आपके सबकॉन्शियस में रहना कि इस लड़के ने 8 पॉइंट लिखे हैं, कि इस लड़के ने 10 पॉइंट लिखे हैं, वो पैराग्राफ में कहीं ना कहीं मिसिंग होता है और जो पॉइंट वाइज आंसर राइटिंग में बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है। तो मैंने अपनी जो आंसर राइटिंग अप्रोच है, ऑल सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट एस्से सारे सब्जेक्ट्स में मैंने पॉइंट वाइज ही आंसर राइटिंग करी और मैंने ट्राई किया कि टू द पॉइंट आंसर करूं। जैसे एक बहुत ही मिथ रहता है कि क्वेश्चंस में आपको इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत है, कंक्लूजन देने की ज़रूरत है। मेरा मानना है कि क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसकी जो कोर डिमांड है उसको एड्रेस करने की ज़रूरत होती है। अगर वो किसी चीज़ का सिग्निफिकेंस पूछ रहा है तो आप सिग्निफिकेंस बताइए, आउटकम पूछ रहा है तो आउटकम बताइए, कोई हिस्टोरिकल इवेंट्स है तो उसको अच्छे से डिस्क्राइब करिए। उसमें आपको 2 लाइन का इंट्रो देना, कंक्लूजन देने से क्या होता है कि जो लिमिटेड स्पेस वाले जो मेंस एग्जामिनेशन है कि पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए नंबर ऑफ लाइंस अलॉटेड है, तो उस अलॉटेड स्पेस का आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करना है और जितना अच्छे से आप उस क्वेश्चन की कोर डिमांड को एड्रेस करेंगे उतने ही अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। अब बात करें कि लॉन्ग क्वेश्चन को आप कैसे डील करते थे? जी। क्योंकि हमारे पास सीजीपीएससी के मेंस एग्जाम में स्पेस काफ़ी कम होता है, तो क्या आप अपने आंसर राइटिंग में डायग्राम को जगह देते थे या फ्रेमिंग को जगह देते थे या फिर एक रफ में आप पहले फ्रेमिंग तैयारी करते थे? किस प्रकार से आप लॉन्ग क्वेश्चन को डील करने के लिए वहाँ पर अपना समय देते? जी, मेंस आंसर राइटिंग का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है और जो मेरा अप्रोच रहा है वो बिल्कुल ही सर्जिकल रहा है कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है मैं उसी पे बात करूंगा, ना उसके पहले की बात करूंगा ना उसके बाद की करूंगा। और काफ़ी साइकोलॉजिकल भी रहा है कि ऐसा क्या लिखूं, ऐसे कैसे मैं अरेंज करूं पॉइंट्स को, मैप्स को, डेटा को, चार्ट को, कि एग्जामिनर को लगे कि ये हाई क्वालिटी आंसर है। और उसी तरीके से अगर वो करंट अफेयर रिलेटेड है तो मैं स्टार्ट करूँगा करंट अफेयर से 2 लाइन। अगर वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है तो आई विल मेक श्योर कि उसमें मैप है और बहुत अच्छे से आउटलाइंड है और क्वेश्चन की कोर डिमांड को एड्रेस कर रहा है। और एक और जो आर्ट है जो मैंने प्रैक्टिस करी खासकर बड़े क्वेश्चंस में, वो है द आर्ट ऑफ अंडर एक्सप्लेनिंग थिंग्स। आपको ओवर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है हर पॉइंट को। अगर कोई चीज़ है, अगर आप उसको एक्सप्लेन करेंगे तो आप उस 17 लाइन्स में, जो कि 15 मार्क्स के क्वेश्चन को अलॉटेड होता है 17 से 19 लाइन, उसमें आप 8 पॉइंट लिखेंगे। लेकिन अगर आप उसको पॉइंट वाइज डील करेंगे तो हो सकता है कि आप 12 से 15 डायमेंशंस खोल पाएँ उस क्वेश्चन के। तो यही मेरा बेसिक अप्रोच था आंसर राइटिंग को लेके। मतलब टू द पॉइंट आपने वहाँ पर आंसर? जी, टू द पॉइंट एकदम। जनरली स्टूडेंट्स हमारे यहाँ डाटा या फैक्ट को लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं। जी। तो आपने अपने आंसर राइटिंग में डाटा या फैक्ट को कितना स्थान दिया है और इसकी तैयारी आपने कहाँ से की और कैसे की? जी, देखिए, डाटा और फैक्ट्स इनको ये ऐसे अस्त्र शस्त्र होते हैं जो तभी काम आते हैं जब उस टाइप के कोई क्वेश्चन आता है या उस टाइप का कोई युद्ध आता है। तो अगर वो पूछ रहा है कि पर्टिकुलर रिवर पे कौन सा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, तो उसमें अगर आप ज़बरदस्ती उस नदी की लेंथ लिख रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है वो उतना सिग्निफिकेंट डेटा है वहाँ पे। अगर उसमें वो पूछ रहे हैं इस पर कौन सी परियोजना है तो उस परियोजना के बारे में लिखिए। आप बता सकते हैं इसमें इतने मेगावाट की क्षमता है, ये इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, इतने सन में बना था, ये आप बता सकते हैं। लेकिन वहाँ पे नदी की लेंथ जस्ट बिकॉज आपने रट के रखी है वहाँ पे प्लेस करना, मुझे नहीं लगता ये बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। कोर चीज़ों को एड्रेस करिए। अगर वो डेटा डिमांड कर रहा है, जैसे अगर वो पूछता है छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर का क्या कितना कितना कंट्रीब्यूशन है, तो बिल्कुल ये तो डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको देना ही है, ठीक है। और वही अगर अलग क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे पर्टिकुलर स्कीम अगर पूछ रहा है उसके मेन प्रोविजंस बताइए, तो उसका मेन प्रोविजन बताइए, लेकिन उसमें आपको ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें अभी तक इतने करोड़ आवंटित कर दिए गए हैं, कि अगर इसमें इतने लोग को मतलब बेनिफिट हुआ है। ये उतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नहीं है जितना उसके कोर प्रोविजंस है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप फैक्ट्स को प्लेस कर रहे हैं तो ज़बरदस्ती प्लेस मत करिए, उसको कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। जस्ट बिकॉज आपको डेटा लिखना है तो इसका मतलब ये नहीं है आप ज़बरदस्ती प्लेस कर रहे हैं अपने डेटा उस आंसर्स में। मतलब हम कह सकते हैं कि अनावश्यक रूप से इसमें फैक्ट और डाटा में परेशान होने की हमको जरूरत नहीं है। जहाँ पर पूछे उसके अकॉर्डिंग आप आंसर में उसको यूज़ कर सकते हैं। जी। तो अगला मैं आपसे ये जानना चाहूँगा नीर जी कि आपको हमारे यहाँ मेंस में जो 7 पेपर होते हैं जी, आपके लिए सबसे टफ सेक्शन आपको कौन सा लगता था? मेरे लिए आज भी मिस्ट्री है और शायद हमेशा रहेगी कि सीजीपीएससी में एस्से की मार्किंग किस प्रकार से हो रही है। क्योंकि जहाँ तक मैंने कैलकुलेट किया था तो मेरे
128 मार्क्स आ रहे थे और शायद 127 ही आए हैं, लेकिन ये मेरी एकदम मैक्सिमम पोटेंशियल था जो मैं ऐसे में स्कोर कर सकता था। वही मैं दूसरे केसेस देखता हूँ तो वहाँ पे 135, 140, 142, 148 नंबर भी खींचे हैं लोगों ने। तो ऐसे मुझे लगता है कि दैट इज़ समथिंग कि मैं उसको पूरे तरीके से क्रैक नहीं कर पाया हूँ अभी भी। बिल्कुल जी दूसरा जो सेक्शन रहता है हमारा स्कोरिंग और सबसे मेजर पार्ट रहता है वो छत्तीसगढ़ का होता है। जी जी। तो छत्तीसगढ़ की तैयारी आपने कैसे की, किस प्रकार से उसको अपने स्कोर में आपने तब्दील किया? जी 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 देखिए छत्तीसगढ़ का जो पोर्शन है, ठीक है, जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है वो टोटली स्टैटिक है। जो आर्ट कल्चर टूरिज़्म वाला सेक्टर है, टूरिज़्म छोड़ेंगे तो आर्ट टाइप कल्चर ये जो है ये यूजुअली स्टैटिक ही पोर्शन होता है। और साथ में जो पेपर 5 का पोर्शन है इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, ये कम्प्लीटली डायनामिक होता है और साल भर में आपके जितने भी स्कीम्स आ रहे हैं, करंट अफेयर्स आ रहे हैं छत्तीसगढ़ बेस्ड, यूजुअली वो पेपर 5 के ही होते हैं। तो सर मैंने एक ही अप्रोच रखा था कि एक स्ट्रक्चर्ड आंसर लिखना है। अगर उससे कोई करंट अफेयर रिलेटेड है, छोटा सा करंट अफेयर, अगर वो मुझसे पूछ रहा है गोवर्धन पूजा के बारे में, तो मेरा एक करंट अफेयर लाइन हमेशा तैयार होती थी कि राज्य शासन ने हाल ही में गोवर्धन पूजा पे गौठान दिवस बनाने के रूप में प्रस्तावित किया है। तो इस टाइप के छोटे छोटे करंट अफेयर जो फ्लेवर एडिंग है वो मैं स्टैटिक पोर्शन के साथ करता रहता था। और फिर से CGGS में मेरा वही अप्रोच था जो बाकी मेंस आंसर राइटिंग को लेके था। पॉइंट वाइज लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है। करंट अफेयर कुछ है तो उसको पहले लाइन में ही डाल दीजिए ताकि एग्जामिनर को लगे कि यू आर ए गुड कैंडिडेट, और टू द पॉइंट बात करिए जो वो क्वेश्चन आपसे डिमांड कर रहा है। जी मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि करंट अफेयर को अपने आंसर राइटिंग में बिल्कुल स्थान देना चाहिए। जी। दूसरी बात हम करें, आप जनरली इंग्लिश मीडियम से हैं जी। आपका आंसर राइटिंग भी आपने इंग्लिश मीडियम में किया होगा। जी। तो लैंग्वेज के पेपर को आपने कैसे हैंडल किया? क्योंकि मेरे ख्याल से आप इंग्लिश मीडियम वाले तो हिंदी आपके लिए और छत्तीसगढ़ी चैलेंजिंग रहा भी होगा। जी 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 सर ऐसा कुछ नहीं था। भगवान की कृपा से हिंदी की मात्राएं मेरी काफ़ी सही थी क्योंकि पिताजी हमेशा काफ़ी जोर देते थे मात्राओं पे। तो हिंदी तो रोज़ आदमी पढ़ता ही है, डेली न्यूज़पेपर हो। इंग्लिश मीडियम वालों के साथ फ़ायदा ये होता है कि उन्हें एक लोकल न्यूज़पेपर पढ़ना ही है डेली। और अगर जब आप लोकल न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली जितनी भी मात्राएं होती हैं, जितने भी वर्ड्स होते हैं, जितनी भी वो शैली होती है उस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर की जिसका आप पढ़ रहे हैं, आप उसको अब्जॉर्ब करते हैं। तो हिंदी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए उतना कुछ कह सकते हैं कि उतना ट्रबलसम नहीं है जितना शायद हिंदी मीडियम वालों के लिए इंग्लिश होता होगा, क्योंकि इनका पूरा मीडियम हिंदी में है और वो हिंदी में ही GS की तैयारी कर रहे हैं। तो और इंग्लिश से उतना एक्सपोजर होता नहीं है क्योंकि जो डेली न्यूज़पेपर है वो भी वो यूजुअली कोई हिंदी पॉपुलर न्यूज़पेपर ही फॉलो करते हैं। तो इंग्लिश वालों का एक एडवांटेज ये होता है कि हिंदी तो उनको आती ही है, हिंदी भाषी क्षेत्र के में होने के कारण, और इंग्लिश तो उनको बचपन से आती ही है। जहाँ तक छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज की बात है, पिछले 1-2 सालों से जब से जो पॉपुलर बुक आई है डॉक्टर विनय कुमार पाठक एंड डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा की जो बुक आई है, तो काफ़ी सिंप्लीफाइड हो गया है। और यूजुअली मेरे एक्सपीरियंस से मैंने देखा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन उस बुक से डील हो जा रहे थे। तो मैंने वहीं के जो पास्ट ईयर क्वेश्चन है उन्हीं के बेसिस पे मैंने प्रिपरेशन करी और छत्तीसगढ़ी में मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुई। अब बात करते हैं कि आपको सबसे अच्छा जो मार्क्स मिले हैं वो पेपर नंबर 4 यानी कि साइंस और मैथ्स वाले सेक्शन। क्या ये आपको बैकग्राउंड साइंस बैकग्राउंड होने का फ़ायदा मिला है या कुछ स्पेशल उसमें आपने तैयारी की हुई थी? सर मुझे लगता है कि जो मेरी आंसर राइटिंग अप्रोच रहा है टू द पॉइंट लिखने वाला, वो साइंस वाले पेपर में बहुत ही अच्छे से सूट होता है क्योंकि उसमें टू द पॉइंट ही बातें होती हैं। अगर वो पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, तो मैं डायरेक्ट बताऊंगा, उसमें कोई बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है, कोई कंक्लूजन की ज़रूरत नहीं है। अगर वो पूछ रहा है कि ये पर्टिकुलर फिनोमेना क्या होता है तो मैं डायरेक्ट बताऊंगा। तो मुझे लगता है कि ये जो मेरी पॉइंट वाइज आंसर राइटिंग शैली है, अगर फिलॉसफी सोशोलॉजी के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो कहीं ना कहीं साइंस में ज़्यादा अच्छी फिट होती है। और एक जो साइंस बैकग्राउंड का जो प्रोफेसर होता है या जो भी एग्जामिनर होता है उसको भी टू द पॉइंट वाली बातें चाहिए होती हैं, स्पेशली अगर वो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से नहीं है और साइंस बैकग्राउंड से। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैथ सेक्शन में अच्छा स्कोर करना और टू द पॉइंट डील करना, वंस अगेन उस एग्जामिनर को अच्छा लगा होगा कि इतने अच्छे मार्क्स उन्होंने मुझे दिए। अगर हम साइंस में हमारे जो जनरली आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि भाई हम साइंस के लिए कौन सी बुक यूज़ करें, अपने आंसर राइटिंग में डायग्राम को कितनी जगह दें। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि कौन सी बुक को फॉलो कर सकते हैं साइंस सेक्शन के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पर्यावरण वाला जो साइंस टेक का सेक्शन है उसके लिए? जी यूजुअली ऐसी क्वेरी आती है जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, उनको काफ़ी दिक्कत होती है पेपर 4 में। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि मेरी पूरी जो प्रिपरेशन है स्पेशली सेक्शन 1 फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, वो पूरी की पूरी तरह बेस्ड है क्लास 10th जो CG बोर्ड है उस पर।
वहाँ पे जो लिखा था वही सेम मैंने लिख के आया और मुझे मार्क्स मिले। ऐसा मिथ रहता है, बहुत सालों से मिथ रहा है कि साइंस टेक के पेपर में नंबर नहीं मिलते हैं लोगों को, लेकिन मैंने तो प्लेनली सीजी बोर्ड की जितने भी सिलेबस था उसको फॉलो किया है, उसकी बुक्स को फॉलो किया है और वही आंसर प्रोड्यूस किया है मेरे मेंस आंसर राइटिंग में। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर आप क्लास 10th सीजी बोर्ड की बुक को मास्टर कर लेते हैं तो आपके स्कोर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बात रही अप्लाइड एंड बिहेवियरल साइंस की, तो ये लिटरली अप्लाइड एंड बिहेवियरल साइंस है। इसका कोई डेफिनेट सिलेबस है, लेकिन जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो थोड़े यहाँ से हट के आ सकते हैं। तो जो भी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उसको आप मेंस टेस्ट सीरीज़ के दौरान जिस भी कोचिंग में आप ज्वाइन कर रहे हैं तो प्लीज़ वहाँ पे प्रैक्टिस करते रहिए और ये देखिए कि आप मैनेज कैसे करिए। देखिए 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक जो आपको पता रहता है और एक जिसमें आपको प्रिटेंड करना पड़ता है कि आपको पता है। तो स्मार्टली उसको डील करिए। ग्राफ, अगर कोई लॉजिकल सिंपल सा ग्राफ है तो उसको बनाइए और ट्राई करिए उससे रिलेवेंट जो फैक्ट है, अगर एकदम ही अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है तो उसको आप डील करके एक बहुत ही प्रेजेंटेबल मैनर में उसको कंक्लूड करके छोड़ दीजिए। जी अब हम बात करते हैं पेपर नंबर 7 की, जी, जो कि एक नया सेक्शन भी है जी। 1-2 सालों से। तो पेपर नंबर 7 में आप क्या तैयारी की है, कैसे आपने आंसर राइटिंग वहाँ पर की? जी 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 तो ये पेपर नंबर 7 ट्रू मायने में जनरल स्टडीज़ है। ये एकदम जनरल स्टडीज़ है। इस पर स्पेसिफिक जो सिलेबस है उसका पेपर 7 का, उससे थोड़ा सा बाहर जाते हुए दिखा है 2 बारी से हमको। तो इसमें जो सेक्शन पूछते हैं जिसमें लोग परेशान होंगे, शायद लोगों को लग रहा होगा कि मुझे सेक्शन भी पता था सीआरपीसी और आईपीसी के, तो बता देना चाहता हूँ पूरा ब्लैंक छोड़ दिया था पूरा ब्लैंक छोड़ दिया मैंने उन क्वेश्चंस को, और शायद मुझे लगता है कि किसी ने भी नहीं लिखे होंगे। तो पेपर 7 में 2 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। जैसे इस बार आया था कि WHO का कुछ ब्लूप्रिंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था 10 मार्क्स में, जो कि मैक्सिमम मार्क्स होता है सेक्शन 2 का, तो उसको तो अटेम्प्ट कर नहीं सकते थे। उसके बाद फिर इंडो पाक वॉर आ गया था, इंडो चाइना कन्फ्लिक्ट भी आया हुआ था। तो ये सब ऐसे क्वेश्चन थे कि इसको मैनेज करना है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन में आपने पढ़ा होगा कि इमरजेंसी यहाँ पे इम्पोज हुई थी, तो शायद आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि इमरजेंसी इम्पोज हुई थी। और अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा हुआ है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ टर्म्स आपको याद आ रहे होंगे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में चाइनीज़ एग्रेशन, इस टाइप के कुछ जो कीवर्ड्स आपको याद हो रहे होंगे ना, तो सिर्फ वहाँ पे जाइए और प्रिटेंड करिए कि आपको आंसर आता है एंड जस्ट कंक्लूड इट। और पेपर 7 के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं काफ़ी डायनेमिक आए हैं। गलवान वैली का इशू चल रहा था अक्टूबर-नवंबर में जब लॉकडाउन था, तो मुझे लगता है कि वहाँ से आपको अवेयर रहना चाहिए। साउथ चाइना सी का बहुत इशू साल भर रहा है बिकॉज ऑफ चाइनीज़ एग्रेशन इन साउथ चाइना सी। तो मुझे लगता है कि ये सीजीपीएससी एक्सपेक्ट करता है कि आपको एक पर्टिकुलर नॉलेज, जनरल नॉलेज होनी चाहिए कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। तो ये जो जनरल आपका करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, आप अच्छे सोर्सेज को फॉलो करिए। डेली न्यूज़पेपर के साथ साथ अगर आप इंटरनेट की मदद से किसी पॉपुलर रेपुटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट का डेली करंट अफेयर ब्लॉग भी फॉलो कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वहाँ से पेपर 7 की तैयारी काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो पेपर 7 का कोई डेफिनेट सिलेबस दिया गया है, लेकिन जो क्वेश्चन से बाहर आ रहे हैं वो आपके करंट अफेयर ही है उसका एक तरीका उसको टैकल करने का। तो अगर जस्ट इन केस जो क्वेश्चन है वो थोड़े बाहर आ जाते हैं तो ट्राई करिए उससे मैनेज करने के लिए, उससे रिलेटेड करंट अफेयर पढ़ने के लिए। एंड प्लीज़ डोंट लीव एनी क्वेश्चन ब्लैंक। उसके बारे में जो भी पता है प्लीज़ लिखिए। मतलब सभी के जो क्वेश्चन है उसमें जितनी जानकारी है उतना हमें वहाँ पर जी, लिख कर आना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन ब्लैंक नहीं छोड़ना चाहिए। जी। इसके बाद हम बात करते हैं फिलोसॉफी। जी। जनरली स्टूडेंट हम बहुत परेशान रहते हैं, इतना जी, वास्ट जी, सिलेबस है जी, उसका। जी। वेस्टर्न फिलोसफी इस बार जोड़ दी, मतलब 2 साल से जोड़ दिया गया जब से ये नया सिलेबस आया है। तो उसको आपने कैसे डील किया हुआ है? जी, फिलॉसफी में मेरा जो अप्रोच था, वंस अगेन टू द पॉइंट अप्रोच था। जो पर्टिकुलर फिलॉसफी है उसका एक क्रक्स होता है जी। वो टोटल जो फिलॉसफी होती है उसका एक क्रक्स होता है जिसको अलग अलग भाषा में हर पब्लिकेशन वाला अलग अलग तरीके से लिखता है। देखिए जैसे हिंदी की फ़िलॉसफी है, इंग्लिश की फ़िलॉसफी है, तो उसमें ऐसा है कि एक पर्टिकुलर भाषा शैली होती है फ़िलॉसफी की, जिसमें पर्टिकुलर कीवर्ड्स अगर आप उस आंसर में डालेंगे तो उसको सब लोग रिकॉग्नाइज़ करते हैं। तो फिलॉसफी का मेरा एक ही अप्रोच था कि वो फिलॉसफर कह क्या रहा है उस क्रक्स को पकड़ना है। अगर कुछ उसके कीवर्ड्स जो स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं जो इस फिलॉसफी से रिलेटेड है उसको ध्यान में रखना है और अपने आंसर्स में अंडरलाइन करते हुए चलना है। और मुझे लगता है कि फ़िलॉसफी में मैंने काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखा है फ़िलॉसफी, जो मुझे समझ में आया। तो ज़्यादा टेक्निकल होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी या फिर एकदम हार्डकोर इंग्लिश यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड कीप इट सिंपल, इतने सिंपल लेमैन भाषा में लिखिए कि आपका एग्जामिनर भी समझ पाए और आप भी समझ पाएँ उसको।
अब तो ये रही मोटे मोटे हमारे सब्जेक्ट की बात की, जी ठीक है। और इसके बाद जो हमारा एक और टफ टास्क होता है 4 दिन, जी, मेंस के जो 4 जी, दिन होते हैं जी, हमारे पास, जी, जी, जी। ये काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल होता है, मानसिक और शारीरिक रूप से भी थका देने वाला जी। होता है। उसको आपने कैसे मैनेज किया कि जब आप 2 पेपर लिख के आते थे, शाम को आपके पास जब टाइम बचता था, तो उसमें आप क्या करते थे? क्या आप नेक्स्ट डे जो पेपर था उसका रिवीजन करते थे, और करते थे तो कैसे करते थे? जी, ये सबसे बड़ा मैं कहूँगा कि एक मिथ ब्रेकर है। CGPSC यूजुअली लोग सोचते हैं कि बहुत ही मेंटली या एकेडमिकली ओरिएंटेड एग्ज़ाम है, लेकिन मेंस एग्ज़ाम में आपको रियलाइज़ होता है कि बहुत ज़्यादा फिजिकली डिमांडिंग भी होता है। पहले दिन हर कोई चैंपियन होता है, हर कोई बहुत अच्छे से लैंग्वेज रट के आता है, ऐसे रट के आता है। हालत ख़राब होने चालू होती है डे 2 से, जब आपका पेपर 3 का एकदम पहाड़ जैसे सिलेबस रहता है, पेपर 4 रिवाइज करने के लिए रहता है, और स्पेशली डे 3 में सबसे ज़्यादा बुरी हालत होती है, क्योंकि डे 1 के बाद आपने सोया नहीं है, क्योंकि आपको इतना ह्यूमंगस सिलेबस रिवाइज करना है, और प्लस डे 3 पेपर 5 और पेपर 6 इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और फिलॉसफी, सोशोलॉजी, इनको डील करने के लिए आप ऑलरेडी स्लीप डिप्राइव्ड रहते हैं, और आपको फिर जाके डील करना पड़ता है। और उसके बाद डे 4 में, क्योंकि डे 2 और डे 3 में आपका अच्छे से रिवीजन हुआ नहीं, हो सकता है कुछ फैक्ट रिकॉल ना हुए हों, तो आप थोड़े से डिप्रेस रहते हैं, और आपको लगता रहता है कि सिर्फ एक सिंगल पेपर है, तो आप उसको लेट करते रहते हैं, और ऐसा होता है इवेंचुअली लास्ट में पैनिक सिचुएशन हो जाती है लास्ट दिन भी, कि बहुत कम टाइम बचता है। तो मेरा ये मानना है कि ये मेंस एग्जामिनेशन जितना ज़्यादा आपका इंटेलेक्चुअल है उतना फिजिकली है, तो जितने भी फिजिकल एक्टिविटीज़ है डेली बेसिस में करिए, जॉइन अ जिम, गो फॉर अ रन, और डाइट अच्छी रखिए, और साथ ही साथ थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहिए। 3-3 घंटे एक पेपर लिखने की, 2 घंटे रोज़ 45 मिनट कम से कम लगातार लिखने की प्रैक्टिस करिए। क्योंकि मैं ऐसे कई लोग को जानता हूँ जो स्ट्रेच बैंड लेके आते हैं, वॉलिनी लेके आते हैं, बर्फ़ लगाते हैं, जिनके हाथ सूज जाते हैं लिख के। तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई थी चारों पेपर में। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको रिवीजन करना है तो आपके नोट्स काफ़ी कंसाइज होने चाहिए। पर टॉपिक फेवरेबली एक ही पन्ने में लिखिए, और शॉर्ट कंसाइज नोट्स को एक एक पन्ने को देख के जाइए। पर्सनली मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मार्च वाले मेंस में मैंने एक एक पन्ने रिवाइज करके गए थे मेरे जो नोट्स थे, क्योंकि वो शॉर्ट थे, कंसाइज थे, और मैंने उनको इसी हिसाब से तैयार किया था कि कहीं ना कहीं एक मेंटल कैलकुलेशन था कि डे 2 और डे 3 को दिक्कत होगी, काफ़ी दिक्कत होगी। तो मैंने पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6 खासकर इनके नोट्स काफ़ी कंसाइज रखे थे, और मैंने प्रैक्टिस करी थी कि पेपर 5 और पेपर 6 को पैनिक सिचुएशन में कैसे रिवाइज करना है, और पेपर 3 और पेपर 4 को एक साथ क्लब करके कैसे रिवाइज करना है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरी रिवीजन स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी थी। इस कारण जब मैं आंसर लिखता भी था तो पॉइंट्स यूजुअली मिस नहीं होते थे मुझसे। मेरी यही एडवाइस है, फिजिकली फिट रहिए, अपने नोट्स कंसाइज रखिए, और इट इज़ पॉसिबल टू रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग ड्यूरिंग मेंस एग्जामिनेशन। तो प्लीज़ अपने नोट्स पे वर्क करिए, और फिजिकली आप सब फिट रखिए, और डाइट अच्छी रखिए अपने। मतलब शॉर्ट नोट्स का काफ़ी महत्व है इस एग्ज़ाम में। जी जी जी। दूसरी बात हम करते हैं, प्री और मेंस जी सबसे चैलेंजिंग तो टास्क रहता है इनको साथ में मैनेज करना। जी। क्योंकि जब तक हम मेंस की तैयारी नहीं करेंगे, हमारा स्कोर मेंस में अच्छा नहीं रह पाएगा। जी। तो ये प्री और मेंस को आप साथ में कैसे मैनेज करते हैं? जी, देखिए, प्रायोरिटी रखिए कि मेंस का सिलेबस आप प्रिपेयर करिए, मेंस पे पूरा फोकस रखिए, और मेंस में अगर आप घटना चक्र के पास्ट ईयर क्वेश्चन प्लस करंट अफेयर ऐड करेंगे, और प्लस जो पास्ट ईयर के स्पेसिफिक ट्रेंड्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सेंसस से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, इंडियन सेंसस से 1 से 2 क्वेश्चन, इंडियन ट्राइब से क्वेश्चन होते हैं, पिछले 2-3 साल से एक ऑल इंडिया लेवल का रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछ रहा है। तो इन सब पैटर्न को आप पकड़िए, और अपने मेन सिलेबस के साथ घटना चक्र के क्वेश्चन प्लस ये पॉपुलर पैटर्न्स प्लस करंट अफेयर और इकोनॉमिक सर्वे, इनको ऐड करिए, तो आपका ऑटोमेटिकली आपका प्रीलिम्स तैयार हो जाएगा। जी जी। और प्रीलिम्स की तैयारी हमें कब से शुरू करनी चाहिए? सर, मुझे लगता है प्रीलिम्स की तैयारी यूजुअली लोग नोटिफिकेशन के बाद ही करते हैं। मेरे ख्याल से वो ठीक टाइमलाइन है, दिसंबर जनवरी 2 महीने तो लगते ही हैं प्रीलिम्स तैयार करने के लिए। तो मुझे लगता है कि हाँ, जैसी नोटिफिकेशन आई है तो लग जाइए, लेकिन मेक श्योर उसके पहले आपने एक बार मेंस के पूरे सिलेबस का मॉक टेस्ट लिख के देख लिया है, और आपके नोट्स प्रिपेयर हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो मेंस की जो सीरियस प्रिपरेशन होती है वो मार्च अप्रैल से लेकर दिसंबर के बीच में होती है, और जो नेक्स्ट मार्च से लेके जून का जो पीरियड होता है प्रीलिम्स के बाद का, वो उसमें आप रिवीजन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, तो मेरे ख्याल से उस पर ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। बाकी आपका नोट्स प्रिपरेशन और आपका जो हार्डवर्क है वो यूजुअली ऑफ सीजन में होता है मेंस का। जी। अब अगला एम आपका क्या है? कुछ आपने डिसाइड किया कि इसके बाद अब क्या करना है? जी, अभी तो ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया है। मैंने बस ये डिसाइड किया है कि CGPSC मेंस से रिलेटेड मेरे पास जितना भी नॉलेज है, स्किल है, या मेरी आंसर राइटिंग हो जाए,
की स्किल्स है या करंट नॉलेज या करंट अफेयर्स प्लेसमेंट के जो भी स्किल्स हैं जो मैंने सीखा है अपने लिमिटेड एक्सपीरियंस में, वो मैं शेयर करना चाहूँगा सबके साथ। तो अभी तो इसी में फोकस है, बाकी लॉन्ग टर्म प्लान्स की फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं है, इसमें मुझे लगता है कि अभी इट इज़ टू सून। आई वांट टू एंजॉय दिस मोमेंट एंड मैं अपने फैमिली के साथ रह के आराम से एटलीस्ट 2-3 महीने तो मैं नहीं सोचने वाला हूँ अभी किसी चीज़ के बारे में। हमारे स्टूडेंट्स को जो अभी तैयारी कर रहे हैं और तैयारी शुरू करना चाहते हैं, उनको आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मेंस पे पूरा फोकस करिए। जिस टाइप से प्रीलिम्स का अभी ट्रेंड आ रहा है, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड हो रहे हैं, कुछ आर्गूमेंट्स हो जाते हैं, डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, लीगल बैटल्स हो जाती हैं, तो मुझे लगता है कि प्रीलिम्स इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप अपनी प्रिपरेशन मेंस पे बेस करके रखे हैं तो प्रीलिम्स और इंटरव्यू की जो इनकन्सिस्टेंसी या कह सकते हैं अनएक्सपेक्टेड जो फैक्टर होता है उसको आप कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं। प्लीज़ बी फोकस्ड ऑन मेंस, आंसर राइटिंग करिए, अच्छे से उसको रिव्यू करवाइए एंड प्लीज़ कीप इम्प्रूविंग। तो नीर जी, फाइनली मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और बधाई देना चाहूँगा कि आप यूनिक एकेडमी की इस बैनर तले आए और आपने हमारे स्टूडेंट्स को मार्गदर्शन किया और उनके भविष्य के लिए हम आगे शुभकामनाएं देते हैं और आपके भविष्य एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में भी आप हमेशा टॉप रैंक हासिल करें और बहुत ही अच्छे से वहाँ पर काम करें। थैंक यू गाइस। थैंक यू। नमस्ते।